हेलो साथियों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस साइंस के सेट को, जो बिहार एसएससी का साइंस का सेट हम लोग करते हैं, उसी का आज ये साइंस का सेट नंबर 6 है। ये जो है, जितना भी इसमें प्रश्न लाया गया है साइंस का, टोटल 25 क्वेश्चन लाया गया है, जो कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और ये जो है आपको एडुटेरिया का बीएसओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी का ये सारा 2500 क्वेश्चन है, सेट नंबर 6 का ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न है कि परम शून्य तापमान का मान कितना होता है। यानी कि परम शून्य तापमान क्या होता है, कि परम शून्य तापमान हम किसको कहते हैं, कि यानी कि संसार का सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है उसे ही हम परम शून्य तापमान कहते हैं। और ये परम शून्य तापमान जो होता है ये कितना होता है, तो ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे केल्विन में 0 केल्विन लिखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए मानव शरीर का जो तापमान होता है, सामान्यतः मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है। तो मानव शरीर का टेम्परेचर देखिए डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। उसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या आपको होना जरूरी है, तो उसको देखना है। तो पहला का है कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सही बात है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी ना अविलंब से दूर भागेगी, तो ये सही है। बीम का है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दोनों ये सिद्धांत लागू होता है, यानी कि इसका उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें से कौन सा भौतिक राशि है जो कि ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो दाब का नहीं पड़ता। यानी कि दाब का जो है ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी जो है आपको तापमान हो गया, घनत्व हो गया, आर्द्रता हो गया, ये तीनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर भट्टी यानी सोलर जो होता है आपको, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सौर भट्टी जो होता है, यानी कि जो एक भट्टी है जो कि सूर्य के प्रकाश से चलने वाला है, उसमें ईंधन जो है सूर्य का प्रकाश ही है, तो उससे चलने के लिए उसमें लगाया जाता है एक दर्पण, जो कि अवतल दर्पण। ठीक है। देखिए अवतल दर्पण का प्रकृति क्या है, कि जैसे देखिए ये है अवतल दर्पण, जैसे कोई भी समांतर प्रकाश का किरण पड़ा तो वो क्या होता है, एक जगह जो आपको केंद्रित हो जाता है। ये केंद्रित हो जाता है तो यहाँ पर आपको ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसे सौर भट्टी में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में क्या होती है। अवरोही क्रम कहने का मतलब क्या हुआ, कि घटते क्रम। क्या हुआ, घटते क्रम में हमको लिखना है। तो यानी कि सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है गामा का, उसके बाद बीटा का, तब अल्फा का। तो यानी कैसे लिखाएगा, तो गामा, बीटा और अल्फा, जो कि देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, गामा बीटा अल्फा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है। देखिए लोलक की आवर्तकाल जो होती है टी से डिनोट किया जाता है। टी बराबर फॉर्मूला होता है 2π√L/G। यहाँ एल जो है ये क्या है, तो एल है आपको लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई है। जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि किस किस पर निर्भर किया, तो एल पर निर्भर किया और जी पर। एल का क्या हो गया, समानुपाती हो गया, और जी का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। देखिए और किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सही बात है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण बोलता तो वो भी होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए इसका जो निर्मित प्रतिबिंब होगा, कौन सा लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है। तो इसमें जो होगा यानी F1 और प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल केंद्र यानी O के बीच रखा जाता है, तो इसमें आभासी और ये आपको बड़ा बनेगा। ठीक है ना, कैसा बनेगा, तो ये बनेगा आपको आभासी और बड़ा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। देखिए एक वीडियो अलग से हम सेपरेट लाएंगे, जिसमें कि आपको अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जितना भी प्रतिबिंब वाला जो प्रश्न होता है सारा एक वीडियो में सेपरेट कर देंगे। इसके बाद जो है कल इसका वीडियो हम ला देंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे संबंधित आपको सारा
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। यानी कि कोई भी अच्छा अवशोषक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा अवशोष कर रहा है तो वो अच्छा ही उत्सर्जक होगा, तो ये आपको किरचॉफ का नियम कहता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरचॉफ का नियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी विकास का उदाहरण। सबसे पहले समझते हैं कि अपसारी विकास क्या होता है। देखिए अपसारी विकास क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी जीव है, अगर उसका अंग समान है परंतु उसके क्या होता है कि क्रियाकलाप अलग अलग हो जाने के कारण क्या होता है कि उसका अंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग, यानी कि अंग का जो विकास होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अपसारी विकास। ठीक है ना, तो अपसारी विकास किस में होता है, देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है व्हेल और मानव के अग्रपाद की अस्थियाँ, ये दोनों का लगभग सेम संरचना होता है, लेकिन इसका कार्य जो कार्य दोनों का अलग अलग होता है, इस कारण से इसका जो है विकास अपसारी विकास हो जाता है, इनके अलग अलग विकास हो जाता है, तो इस विकास को कहते हैं अपसारी विकास। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हेल और मानव के अग्रपाद की अस्थियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो है ये आपको विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपको एस्कर्बिक एसिड होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन बच्चों को जन्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन को उत्तेजित कर। देखिए बच्चा जब गर्भ में रहता है, जब ये जन्म लेता है तो ये जो है आपको योनि के मार्ग को फैलाने में, यानी कि उसके गर्भाशय के जो मार्ग होता है उसको संकुचन करने में जो आपको मदद करता है। तो वो हार्मोन कौन सा है, तो वो है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक, तो किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुरदुरी अंतःप्रद्रावी जलिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका क्या कार्य। देखिए आपको अंतःप्रद्रवी जलिका जो आपको होता है अंतःप्रद्रवी जलिका, ये दो प्रकार के खुरदुरी होता है, एक होता है आपको सॉफ्ट वाला। ठीक ना, तो खुरदुरी वाला क्या करता है, ये आपको प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और जो सॉफ्ट वाला होता है ये आपको लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। देखिए नी कैप दिया है, नी कैप कहाँ पर जाता है, तो ये आपको ये जो है आपको नी कैप्स होता है, ये आपको ठेवना के पास होता है, तो जो कि देखिए किसके मिलेगा, तो ये पटेला वाला जो होता है बोन, उसे हम नी कैप कहते हैं, तो ये हो गया पटेला से मिलेगा। देखिए कॉलर बोन जो होता है इसे कैल्विक कहा जाता है, तो ये कैल्विक से मिल गया। उसके बाद देखिए कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि जो होता है इसे हम एस्केपुला कहते हैं, एस्केपुला। और ब्रेस्ट जो आपको ब्रेस्ट बोन होता है, यानी कि ये छाती का हड्डी, उसे एस्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर सी डी बी और ए। देखिए सी डी बी और ए ये किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। केंद्रक क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला ये प्रमुख कोशिका का एक अंग है, और कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सी वो कोशिका है, तो ये जो है आपको कौन सी कोशिका है, तो ये आरबीसी में जो है आपको ये वयस्क अवस्था में जो है ना आपको नहीं पाया जाता है। ठीक ना, वयस्क अवस्था में उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लाल रुधानु हो जाएगा, यानी कि आरबीसी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पल्वमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था आपको बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त कैंसर के इलाज के लिए किस तत्व का प्रयोग किया। देखिए रक्त कैंसर जो होता है इसके इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सोडियम 24 का प्रयोग होता है आपको रक्त के थक्का पता लगाने में, रक्त के थक्का पता लगाने में जो है आपको ये सोडियम 24 का प्रयोग होता है। तो देखिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है आपको ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसका उत्तर देख लिए बी नंबर से। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, कि मृदा विहीन पादप संवर्धन होगा तो इसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यानी कि मिट्टी के बिना जो है आपको कोई भी फसल उपजाया जाता है उसे कहा जाता है, उस प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एरोपोनिक्स क्या होता है, ये जो है आपको नमी हवा हो गया या नमी युक्त वातावरण में जो है मृदा के बिना अगर पौधे उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स कहते हैं। और पेडोलॉजी क्या है, तो ये आपको मिट्टी का अध्ययन यानी कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। अब देखिए हर्पेटोलॉजी क्या है, तो ये आपको उभयचर या सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, उभयचर एवं
सरीसृप का अध्ययन जो है आपको हर्पेटोलॉजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जल का जो अस्थायी कठोरता होता है इसको दूर करने के लिए आयनन विभव विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को हमको जानना है। ए नंबर में दिया है कि विरंजक चूर्ण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है, सही बात है। यह रासायनिक उद्योग में एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को विसंक्रमित यानी कि जो संक्रमण होता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन सी नंबर दिया है कि विरंजक चूर्ण हल्के लाल रंग का पाउडर होता है, यही तो गलत दिया हुआ है। विरंजक चूर्ण कैसा होता है, ब्लीचिंग पाउडर, तो उजला कलर का ना होता है, ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किससे वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, यानी कि वुड अल्कोहल जो आपको मेथेनॉल को कहा जाता है। वुड अल्कोहल देखिए, मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपको CH3OH होता है मेथेनॉल का फार्मूला। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से बोरेक्स का सही संगठन क्या है, यानी कि बोरेक्स जो है किस किस से मिलकर बना है, तो ये आपको सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सोडियम, बोरोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सबसे मिलकर क्या बना है, तो बोरेक्स बना है। देखिए बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है आपको Na2B4O7 × 10H2O, ये बोरेक्स का फार्मूला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन जो है ये किसका बहुलक है, तो ये जो है आपको है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि Li, Na और B और ऑक्सीजन में परमाणु त्रिज्या सही क्रम क्या होगा। देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का कितना होता है, तो लिथियम नहीं, तो लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। अब देखिए बेरियम का होता है 4 और ऑक्सीजन का होता है 8। अब देखिए सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 3 का हो जाएगा आपको 2 और 1, ये 11 का हो जाएगा आपको 2 और 9, 4 का हो जाएगा 2 और 2 और 8 का हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इसका हम संरचना लिखेंगे 2 और 1 का, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हम देखिए जाएगा ये वाला में, इसमें भी 2 कक्षा होगा, लेकिन इसमें जो आपको ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 9 को कैसे हो जाएगा, 2 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 8 और इनकी 3 को कक्षा इसमें बनेगा। अब देखिए बेरियम का 2 कक्षा बनेगा, 2 का। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें भी 2 कक्षा बनेगा, एगो 2 का, और बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे बन गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक देखिए यहाँ सोडियम का है। ठीक है ना, उससे देखिए कम किस में हो जाएगा, तो सबसे अधिक सोडियम का हो गया, उससे कम देखिए आपको लिथियम का हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 और 1 है। और उसके बाद देखिए हो जाएगा आपको बेरियम का, उसके बाद ऑक्सीजन का हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सोडियम, लिथियम और बेरिलियम और ऑक्सीजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस के अस्तित्व को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक से अधिक अगर ठोस का रूपांतरण होगा तो उसमें ठोस का जो अस्तित्व होगा वो किस रूप में जाना जाएगा, तो ये आपको बहुरूपता के रूप में जाना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जा सकता है, यानी कि एल्कीन का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वो आपको निकल की उपस्थिति में किया जाता है, निकल की उपस्थिति में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को अच्छा से प्रश्न समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।